हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूँ इंडिपेंडेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, मैं हूँ जितेंद्र शर्मा। तो दोस्त, आज हम करेंगे इस सेशन पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो लगातार 5-6 सालों से रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम लोग इस सारे क्वेश्चन को कर ले। आज के इस सेशन में आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं सारे को एक्सप्लेन कर दूंगा। और सारे क्वेश्चन को आपके सामने ही आंसर आप देख लोगे कि क्या इसका सही आंसर आता है। तो इंडिपेंडेंट एकेडमी एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है दोस्तों, आपको सारे करेंट अफेयर्स, सारे एमसीक्यू, सारे स्टैटिक जीके, सारी चीज़ प्रोवाइड कर देगा। तो आपको करना क्या है, इंडिपेंडेंट एकेडमी को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं दोस्तों आज के सेशन पे। जो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, द रेशियो ऑफ क्रिपलिंग लोड ऑफ कॉलम हैविंग बोथ द एंड फिक्स टू द कॉलम हैविंग बोथ द एंड हिंज इज। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों A2 और B4, C1, D3। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिपलिंग लोड का क्या फॉर्मूला होता है। तो क्रिपलिंग लोड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, होता है π² EI बाई L²। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दो टर्म दिख रहा होगा, बोथ एंड फिक्स्ड एंड बोथ एंड हिंग्ड। तो बोथ हिंड जो फिक्स होता है दोस्तों, तो इफेक्टिव लेंथ हमारा क्या होता है, L/2 हो जाता है। और जब बोथ हिंड जब हिंज होता है तो इफेक्टिव लेंथ L के बराबर होता है। तो अब जैसे क्रिपलिंग लोड में L के जगह पर एक में L/2 और L के जगह पर इसमें एक L ही डालना और दोनों जो रेशियो आएगा उससे डिवाइड करना, तो आपको जो आंसर आएगा B4। तो ये राइट आंसर होगा, B4 आंसर आएगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिख रहा है दोस्तों, द शेप फैक्टर ऑफ द स्टैंडर्ड रोल्ड बीम सेक्शन वेरीज फ्रॉम ऑप्शन A 1.10 to 1.20, ऑप्शन B 1.20 to 1.30, ऑप्शन C 1.30 to 1.40, ऑप्शन D 1.40 to 1.50। तो पहले चीज तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि शेप फैक्टर किसको कहते हैं। तो शेप फैक्टर बराबर होता है प्लास्टिक मॉडुलस डिवाइड बाय इलास्टिक मॉडुलस। ये तो जो बेसिक चीज हो गई शेप फैक्टर की, मैं वो बता दिया आपको। अब लेकिन जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि हर जो शेप और डायमेंशन होता है उसमें आपको शेप फैक्टर चेंज होते रहता है, वेरी करते रहता है। लेकिन इसमें क्या, रोल्ड बीम आपसे पूछा है, तो रोल्ड बीम का क्या होता है दोस्तों, शेप फैक्टर 1.10 से 1.20 तक वेरी करता है। मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत मजेदार सेशन होने वाला दोस्तों, आपको करना है सिर्फ लाइक करना है दोस्तों, दबा के लाइक करो आप और सेशन का मजा लेते रहो। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सेशन आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा दोस्तों, द यील्ड मोमेंट ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज द मोमेंट दैट विल जस्ट प्रोड्यूस द यील्ड स्ट्रेस इन ऑप्शन ए द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन, ऑप्शन बी द इनर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन, ऑप्शन सी द न्यूट्रल फाइबर ऑफ द सेक्शन, ऑप्शन डी द फाइबर एनीवेयर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन। तो ये इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मजेदार तो मैं बोलूंगा ही कि बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट स्पैन ऑफ कंटिन्यूअस स्लैब इज 5 मीटर, the length of the end span is kept, option A 4.5, option B 4 meter, option C 3.5 meter, option D 3 मीटर। तो the length of end span आपको निकालना है दोस्तों। तो वो क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है कि end span डिवाइडेड बाय क्या होता है, इंटरमीडिएट स्पैन बाय 0.9 इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि 0.9 क्योंकि 10% इसका वैल्यू रिड्यूस होता है, इसलिए इंड स्पैन डिवाइडेड बाय इंटरमीडिएट स्पैन
के बराबर रहता है 0.9 के, और इंटरमीडिएट स्पैन आपको 5 दिया हुआ है, तो आप 0.9 को 5 से डिवाइड कर इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 4.5 मीटर, और ये आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दैट विल बी द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ अ कंटिन्यूअस स्लैब, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एक मजेदार क्वेश्चन था, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन जो आया है दोस्तों, कंटिन्यूअस स्लैब नहीं दिया हुआ, तो उसमें कैंटिलीवर स्लैब दिया हुआ था। तो जब कैंटिलीवर स्लैब होता है दोस्तों, तो आपका जो दोनों का रेशियो जो होता है स्पैन और डेप्थ का 7 होता है। लेकिन यहाँ पर तो आपको मैंने कैंटिलीवर स्लैब दे दिया है, सॉरी कंटिन्यूअस स्लैब दिया है, तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा दोस्तों 26। और जब आपसे अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब में पूछा जाएगा तो उसमें आप ऑप्शन मारोगे 20। तो आप 3 चीज़ें याद कर लोगे दोस्तों। अगर आपसे कैंटिलीवर पूछा जाए तो स्पैन और डेप्थ का रेशियो 7 होता है। अगर आपसे कॉन्टिन्यूअस स्लैब पूछा जाए तो स्पैन और डेप्थ का रेशियो 26 होता है। अगर आपसे क्या एस मतलब सिंपली सपोर्टेड का पूछा जाए तो स्पैन और डेप्थ का रेशियो 20 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दैट इज 26। क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशन ऑफ बीम नीड बी चेंज्ड if the shear stress is more than option A 5 kilogram per centimeter, option B 10 kilogram per centimeter square, option C 20 kilogram per centimeter square, and option D 15 kilogram per centimeter square। तो इस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? तो जैसे भी आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हो दोस्तों, तो क्या करते हो? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर जब निकालते हो तो टाउ मैक्स जो निकालते हो तो क्या करते हो? 0.63 अंडर रूट FC करते हो। अब चूंकि यहाँ पर ग्रेड नहीं दिया हुआ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रेड नहीं दिया इन्होंने। जब आपको ग्रेड ना दिखे तो आप कौन सा मानना? M10 का कंसिडर कर लेना। M10 को आप कंसिडर कर लोगे तो FC के जगह पर आप क्या करोगे? 10 करोगे। तो जो 0.63 अंडर रूट 10 करोगे तो लगभग अप्रॉक्स वैल्यू 1.99 न्यूटन पर मिलीमीटर आएगा, मिलीमीटर का स्क्वायर आएगा, और तो वो 2 के बराबर है, 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और जैसे आप उसको केजी में चेंज करोगे दोस्तों तो वो 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो जो राइट आंसर हो गया दोस्तों 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक टेमेटिंग कोटिंग का है और मुझे उम्मीद है कि सारे दोस्त बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क फॉर अ रूम यूजिंग द सेंटर लाइन मेथड if the interior dimension of the room is 5 into 4 meter and height of room is 3.5 meter, the width of wall is 300 millimeter and dimension of the door is 2 meter into 1.2 meter, and the option आपके है दोस्तों 19.2 मीटर क्यूब, बी 19.44 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 20.16 मीटर क्यूब, डी नन ऑफ दीज। तो इसका कंसेप्ट क्या है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसेप्ट। सेंटर लाइन मेथड आप जब बनाते हो दोस्तों तो इसमें क्या करना है आपका, जब जो अंदर का जो डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ 5 दिया हुआ है, तो वो क्या करना है दोस्तों? सिंपल चीज़ करना है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। आप जो वॉल का जो विड्थ है 300 मिलीमीटर सॉरी, उसको आप क्या करो, उसको पहले मीटर में चेंज करो तो 0.3 हो जाएगा। आप लेंथ में ऐड करो 5.3 होगा, ब्रेथ में ऐड करो अपना रूम का जो इंटरनल ब्रेथ है 4.3 होगा। अब क्या करो, इसमें अगर कुछ कहा नहीं, अगर आप एक सीधे सिंपल से रफ फिगर बनाते हो तो क्या करते हो, आपको दिखेगा क्या, आप इतने करने के बाद आप जैसे सेंटर लाइन का जो पेरीमीटर जब निकालते हो तो उसमें 2 लेंथ दिखेगा, 2 ब्रेथ दिखेगा। तो उसमें 5.3 इंटू 2 कर देना और 4.3 इंटू 2 कर देना, और जो आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, टोटल सेंटर लाइन पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद अब वो क्या करना है, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क जब निकालते हो दोस्तों तो क्या करते हैं हम, टोटल सेंटर लाइन जो पेरीमीटर जो आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं विथ ऑफ वॉल, मतलब 300 मिलीमीटर जो दिया हुआ है, मतलब 0.3 मीटर, सबको मीटर में एक यूनिट में चेंज कर लेना,
और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट ऑफ रूम का मल्टीप्लाई करेंगे, और घटाना क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ डोर का। तो डोर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू क्या होगा, विथ अ वॉल दैट इज 0.3 मीटर, 0.3 मीटर ये आ जाएगा। और ये जो पूरे आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आएगा। और आंसर कितना आएगा दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आंसर कितना आएगा ये तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर 19.44 मीटर क्यूब आएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग को इस क्वेश्चन को बिल्कुल बनाएंगे। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, फॉर नो एरर इन द मैग्नीट्यूड द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ बी मतलब फॉर बियरिंग एंड बी मतलब बैक बियरिंग ऑफ लाइन एज, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दैट इज 180 डिग्री। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, मैं उस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं दोस्तों। इफ द रेनॉल्ड नंबर फॉर अ फ्लो इज 3000 देन द टाइप ऑफ फ्लो इज, ऑप्शन ए लैमिनर फ्लो, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल फ्लो, ऑप्शन सी टर्बुलेंट फ्लो, ऑप्शन डी वॉर्टेक्स फ्लो, एंड द राइट वन इज ऑप्शन बी ट्रांजिशनल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं दोस्तों। फ्लो से एक और क्वेश्चन है हाइड्रोलिक से, आपको दिख रहा होगा। इफ द रेनॉल्ड नंबर फॉर फ्लो इज लेस देन 2000 देन द टाइप ऑफ फ्लो इज, ऑप्शन ए लैमिनर फ्लो, ऑप्शन बी टर्बुलेंट फ्लो, ऑप्शन सी ट्रांजिशनल फ्लो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए लैमिनर फ्लो। और मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूं दोस्तों आपको। अगर कोई फ्लो 2000 से 4000 के बीच में रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल फ्लो। अगर कोई फ्लो 4000 से ज़्यादा रहे तब हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और कोई फ्लो 2000 से कम रहे तो हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों, लैमिनर फ्लो। यही चीज़ मैं समझाने, इसी चीज़ पर तो ये था कंसेप्ट है दोस्तों कि इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि आपका जो फ्लो है 2000 से कम है, तो जो 2000 से कम जो फ्लो होता है उसको कहते हैं लैमिनर फ्लो। जो 2000 और 4000 के बीच में जो रहता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांजिशनल फ्लो। और जो 4000 से जो अधिक रहता है उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following parameter is measured with the help of albometer? Option A acceleration, option B velocity, option C viscosity, option D discharge, and the right one is option D discharge. Question number 12. The surface where two successive placement of concrete meet are known as, option A contraction joint, option B expansion joint, option C construction joint, option D both A and B, and the right one is option C construction joint. Now the time for question number 13. एक और बहुत शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज, ऑप्शन ए टोन्स पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी किलोग्राम पर लीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मतलब कि नन है तो मतलब कि आपको पढ़ना है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों किलोग्राम पर लीटर। तो बल्क डेंसिटी को हम लोग किससे ये एक्सप्रेस करते हैं, किलोग्राम पर लीटर से। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2-3 साल से रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो इसको तो करना ही है आपको। टू ऑब्टेन अ वेरी हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट वन शुड यूज वेरी फाइन ग्रेन, ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी barite, option C granite, option D none, and the right one is granite. Now we move on to our next question, that is question number 15. On a grading curve, the gap grading is represented by, option A horizontal line, option B a vertical line, option C northwest inclined line, option D none of the above. तो ग्रेडिंग कर्व को
ग्रेडिंग कर्व पे दोस्तों गैप ग्रेडिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्वेश्चन एक और अच्छा है दोस्तों, आपको बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन दिख रहा होगा। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन ए हाइड्रेट रैपिडली, ऑप्शन बी जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑप्शन सी हार्डन्स रैपिडली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। And the right one is option B, generate less heat of hydration. तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। टू बी कैलकुलेटेड एरिया, टू द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द कवर प्लेट ऑफ बिल्डअप बीम्स एन अलाउंस फॉर रिवेट होल्ड टू बी एडेड एज ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 0.13, ऑप्शन सी 0.15, ऑप्शन डी 0.18 एंड द राइट वन इज 0.13। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम may be decreased by option A, increasing the modulus of elasticity, option B, increasing the span, option C, decreasing the depth of beam, option D, decreasing the width of beam। तो क्वेश्चन यही है दोस्तों कि आपका जो डिफ्लेक्शन जो है डिक्रीज कैसे होता है। तो सबसे पहले चीज तो यही समझना है दोस्तों कि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिफ्लेक्शन बराबर हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, लेंथ डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लेंथ को डिवाइड करना मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। तो पहला अगर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है कि लेंथ को डिवाइड करना मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, और आपका जो ऑप्शन है इंक्रीजिंग द मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफ्लेक्शन घटेगा, क्योंकि लेंथ तो उतना ही है और पहले डिनोमिनेटर डी था, और अगर अभी कुछ भी बढ़ता है तो इससे यही होगा कि डिफ्लेक्शन में कमी आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इंक्रीजिंग द मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलते हैं क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम व्हेन वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री। मतलब इफेक्टिव लेंथ निकालना दोस्तों जब एक एंड को फिक्स कर दिया हमने और अगले एंड को क्या किया है, अगले एंड को फ्री कर दिया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दैट इज 2L। ये तो क्वेश्चन आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन को, अगर पहला क्वेश्चन का आपने कंसेप्ट समझ लिया था तो इस क्वेश्चन का भी आपको कंसेप्ट पता होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो आपको ये चीज पता होगा दोस्तों कि जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का एक ही फॉर्मूला होता है कि अगर कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों कि C बराबर क्या करते हो आप, 1/K। C बराबर 1/K, इसलिए तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। तो C मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस को आप K से डिनोट करते हो, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी बराबर होता है 1/K। तो दैट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन C, दैट इज C इक्वल टू 1/K। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक इन मिलीमीटर। तो ब्रिक की नॉमिनल साइज निकालनी है दोस्तों। ऑप्शन ए 100 इंटू 100, ऑप्शन बी 100 इंटू 100 इंटू 50, ऑप्शन सी 200 इंटू 100 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो भाई इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे दिख नहीं सकता, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था और मुझे पता था कि आप लोग सारे इसका जवाब दोगे। तो ऑप्शन सी, दैट इज 200 इंटू 100 इंटू 100। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। Calculate the number of bricks required for 6 cubic meter brick wall. Option A 2500, option B 2000, option C 1900, option D none of the above।
तो ये इतना जब अगर करना है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि एक क्यूबिक ब्रिक वॉल में ब्रिक वर्क जब करते हो तो कितना ईटा होता है, तो 500 ईटा होता है। तो 6 क्यूबिक करना है तो 500 गुना 6 मतलब 3000। यहाँ तो 3000 ऑप्शन है नहीं, तो अब वो क्या करना है, इस नन ऑफ दीज एवं में आंसर को टिक कर देना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following test is used for the bitumen? ऑप्शन ए स्लम्प टेस्ट, ऑप्शन बी अब्रेशन टेस्ट, ऑप्शन सी पेनिट्रेशन टेस्ट एंड ऑप्शन डी फाइननेस टेस्ट। तो इसका जो बिटुमिन का जो किस टेस्ट से पता चलता है कि इसमें बिटुमिन का प्रॉपर्टी है, या बिटुमिन को आप कौन से टेस्ट से पता करते हो? तो जो सही उत्तर होगा दोस्तों, दैट इज पेनिट्रेशन टेस्ट। स्लम्प टेस्ट आप कर लेना, क्योंकि स्लम्प टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। ऐसे सवाल आते ही आते हैं। आप उसका टॉप डाया कर लेना, बॉटम डाया कर लेना, और क्या होता है उसकी हाइट कर लेना। नाउ वी मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 24। द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ in Newton per millimeter square of thermocol ranges between option A 2 to 5, option B 5.5 to 10.6, option C 11.7 to 14.7, option D 15 to 17.5, and the right answer is 11.7 to 14.4। ये थर्मोकॉल का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रेंज करता है दोस्तों, लाइक करता है। द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट्स एंड सेट्स इमीडिएटली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इज ऑप्शन ए C2S, ऑप्शन बी C3S, ऑप्शन सी C3A, ऑप्शन डी C4AF, and the right one is option C C3A। now we move on to our question number 26। what is the standard size of cube in millimeter which is used to calculate the strength of concrete? option A 20, option B 60, option C 70, option D 150। तो ये तो सभी भाई बहन को पता होगा कि जो क्यूब का जो साइज लेते हैं दोस्तों 150 मिलीमीटर लेते हैं, और कितने दिनों तक, 28 दिनों तक। और जो कंक्रीट की जो हम बात कर सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ गेन करने की जो शक्ति होती है, 4 दिनों पर कितनी होती है, 7 दिनों पर कितनी होती है, ये 28 दिन पर कितना होता है दोस्तों, सारे चीज़ को दोस्त कर लेंगे। क्योंकि जैसे 28 दिन पर क्या होता है, 99% वो गेन कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे दोस्त ये सब सारे पॉइंट को क्लियर करके रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज कॉल्ड ऑप्शन ए ड्रेसिंग, ऑप्शन बी क्वेरिंग, ऑप्शन सी क्रशिंग, ऑप्शन डी सीजनिंग, एंड द राइट वन इज ऑप्शन बी क्वेरिंग, that is option B। cement air permeability method is used for option A strength test, option B slump test, option C fineness test, option D durability test। तो सीमेंट एयर परमेबिलिटी जो मेथड होता है दोस्तों, इससे हम लोग क्या पता करते हैं, फाइननेस को पता करते हैं। और जो आपको मैं एक बताता हूं दोस्तों, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25 कैसे आप याद कर सकते हो? सबसे पहले सब में 1 लिख लो। इसके बाद क्या करो कि आप पीछे से चलो, मतलब क्या करो कि अब 5 से वैल्यू, बीच में जो वैल्यू होती है 1, बीच वाली जो वैल्यू होती है M5 से स्टार्ट करो। M5 में 5 डालो, M7.5 में 4 डालो, M10 में 3 डालो,
M15 में 2 डालो, M20 में 1.5 डालो और M25 में 1 डालो। अब क्या करें, जो लास्ट वाला जो आता है दोस्तों, उसमें जितना बीच में जो आपने डाला है वो डबल कर दो। जैसे M5 में आपने बीच में क्या डाला था दोस्तों 5, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। M7.5 में आपने क्या डाला था, आपने डाला था 4, तो डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 1 4 8। M10 में आपने क्या डाला था दोस्तों, बीच में 3 डाला था, तो M10 का क्या रेशियो था 1 3 6, तो डबल मैंने 3 का डबल किया 6 हो गया, तो 1 3 6। M15 में आपने क्या दिया था दोस्तों, M15 में आपने 2 दिया था, तो डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 2 4 होता है M15 का। M20 में आपने 1.5 दिया था बीच में, तो 1 1.5 एंड 3 हो जाएगा, और M25 में आपने बीच में 1 दिया था, तो 1 1 एंड 2। ये सब सारे रेशियो है जो दोस्तों कंक्रीट के, जो M20 M10 M15 M5 M7.5, ये सारे का याद करने का एक तरीका है दोस्तों जो मैंने बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। What would be the void ratio of the soil mass if the porosity of the soil mass is 0.35? Option A 0.26, option B 0.35, option C 0.54, option D 0.6। तो इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों कि आपको पोरोसिटी दिया हुआ है, N दिया हुआ है, और आपको ये निकालना है, वाइड रेशियो निकालता है। ई बराबर क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। ई बराबर मतलब वाइड रेशियो बराबर होता है ई बराबर N डिवाइड बाय 1 माइनस N। ठीक है, आपको जो वैल्यू पोरोसिटी की दी होती है, तो N के जगह पर आप 0.35 लिखेंगे और 1 माइनस 0.35 मतलब 0.65, ये डिवाइड करेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो आज सेशन का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज गिवन एज 45% and 22% respectively. The plasticity index of soil would be option A 0.2, option B 0.23, option C 0.5, option D 0.7। अब दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो आप जान लोगे तो सारे लोग बना दोगे, और सारे लोग समझदार होंगे। प्लास्टिसिटी जो निकालने का जो एक फॉर्मूला था दोस्तों, लिक्विड लिमिट में से आप प्लास्टिक लिमिट को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब 45% है, तो 45% को आप फ्रैक्शन में जब आप करते हो तो 0.45 लिखोगे, और 22 को अगर आप करते हो तो 22/100 मतलब 0.22 लिखोगे। जब दोनों को माइनस करते हो तो आपका आएगा 0.23। मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला ही होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दैट इज 0.23। तो ये था आज का टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों, और 2-3 दिन बाद आपको एक और ऐसा मजेदार सेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट अकेडमी बहुत मेहनत कर रहा है दोस्तों। ये मान लो कि आपको सारे सेशन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे नए क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा। तो आपको तो सिर्फ यही करना है कि ये वीडियो को देखकर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी जो नए नए वीडियो जो भी इंडिपेंडेंट अकेडमी अपलोड करेगा आप तक पहुंच सकते हैं। और नोटिफिकेशन की घंटी मतलब बजाना दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन की घंटी अगर आप नहीं बजाते हो तो नए नए जो वीडियो अपलोड होंगे आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। तो ये था इंडिपेंडेंट अकेडमी का बहुत मजेदार कोशिश। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट भी डाल देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।